सर्च ऑपरेशन में सतलोक आश्रम से 30 राइफल और संदिग्ध दवाइयां बरामद, कई तहखाने भी मिले, एसआईटी की जांच जारी। सतलोक आश्रम से रामपाल की गिरफ्तारी के बाद हालात सामान्य, पुलिस ने आश्रम के आसपास के रास्ते खुलवाए। 25 नवंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। प्रदेश के खेल स्टेडियम में नहीं होंगे सार्वजनिक या गैर सार्वजनिक कार्यक्रम, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ने दिए आदेश। गोहाना पीएनबी लॉकर लूट मामले में एसआईटी को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी राजेश को किया गया गिरफ्तार। जींद में आपसी रंजिश के चलते दादी पोते पर फायरिंग, पोते की इलाज के दौरान मौत, आरोपी फरार। कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एएसआई की मौत का मामला, उच्चाधिकारियों से शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग। और गुड़गांव के सेक्टर 29 में युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी पर एमएमएस बनाने का भी आरोप, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे सतलोक के सच की। रामपाल को गिरफ्तार करने के बाद अब सतलोक आश्रम का तलाशी अभियान जारी है और तलाशी अभियान में जो कुछ वहां से मिल रहा है उससे लगता है कि यह आश्रम है या कुछ और। फिर भी यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु क्यों आते थे? रामपाल श्रद्धालुओं को कैसे परमात्मा के नाम पर भरमाता था? इस सब पर चर्चा करेंगे सतलोक के सच में। तो रामपाल की गिरफ्तारी के बाद अब सतलोक आश्रम का सच भी सामने आने लगा है। पुलिस की एसआईटी टीम तलाशी ले रही है और आश्रम से बड़ी ही चौंकाने वाली चीजें मिल रही हैं। इन चीजों को देखकर हर कोई कह रहा है कि यह आश्रम था या फिर रामपाल के मनोरंजन का महल। सतलोक आश्रम, जहां रामपाल प्रवचन देते थे और लोग उसे संत रामपाल कहते थे। लोगों को लगता था कि रामपाल बहुत ज्ञानी है, सब कुछ जुबानी याद है, ग्रंथों के हर पन्ने को जानता है। लेकिन सच अब सामने आया है। रामपाल का एसी प्रवचन स्थल और प्रवचन भी टेलीप्रॉम्प्टर यानी एक टीवी स्क्रीन से पढ़कर देता था। चलिए और बताते हैं। आश्रम के अंदर का जो नजारा है उससे लगता है कि रामपाल बड़ा ही आलीशान जीवन जी रहे थे। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। इतना ही नहीं, आश्रम से 30 राइफलें भी मिली हैं, तेजाब से भरी हुई बोतलें, ईंट के टुकड़ों से भरी बोरियां, नशीली और प्रतिबंधित दवाएं भी मिली हैं। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के शौचालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले हैं, तहखाने मिले हैं। एक बात और, जो श्रद्धालुओं को खीर दी जाती थी, उस खीर के लिए जो दूध इस्तेमाल किया जाता था उससे रामपाल खुद नहाता था। ये सब सच सामने आया है और अभी तो तलाशी अभियान जारी है। ना जाने और क्या क्या मिलेगा, लेकिन जो मिला है उससे तो यही लगता है कि ये रामपाल का सतलोक नहीं बल्कि ऐशो आराम का एक अड्डा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो आपने देखा क्या क्या अभी मिला है और अभी तो सर्च अभियान जारी है। अभी पता नहीं क्या क्या मिलेगा, क्योंकि पुलिस अभी जो एसआईटी बनाई गई है उसका कहना है कि अभी वक्त लगेगा, 2-3 दिन और लगेंगे। कई जोन में इसको बांटा गया है, काफी लंबा चौड़ा ये आश्रम है, 12 एकड़ में फैला हुआ है। तो अभी बहुत कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन जो चीजें मिली हैं वो हमने आपको बताई कि किस तरीके से राइफलें मिली हैं, प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं और किस तरीके से ईंट और पत्थर वहां पर जोड़े गए थे। एसी प्रवचन स्थल मिला है और जिस मकान में बाबा रहते थे वो भी बहुत आलीशान, जैसे एक 5 स्टार होटल का एक रूम होता है उस तरीके से। चर्चा इसी पर करेंगे कि ये जो आश्रम का सच सामने आ रहा है, क्या इससे अभी लोग जागेंगे? जो आश्रम, क्या दूसरे डेरे हैं पूरे देश में फैले हुए हैं,
उसके बारे में लोगों की धारणा क्या बनी हुई है, या जो हजारों की संख्या में लोग इन डेरों पे जाते हैं, आश्रम पे जाते हैं, क्या उनकी सोच बदलेगी और इन बाबाओं के बारे में उनकी जो सोच है क्या उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन सतलोक का सच, इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं मैं आपको बता दूं, नरेश कौशल जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र आहूजा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंकज चांद गोठिया जी हैं, वकील हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के। और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। धीमान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा जी, आखिर सच क्या है? सतलोक जिसको कहा जाता था रामपाल का, उसका सच अब सामने आने लगा है। जी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी है, जी कुछ जानकारी और मैं इसके अतिरिक्त देना चाहता हूँ। जी, हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सीआरपीएफ के वो कब्जे में है, जिला प्रशासन की जो एसआईटी है वो उसकी सर्च कर रही है। मीडिया को कल शाम को 5:30 बजे वहाँ से बाहर कर दिया था। कल से लेकर और आज तक अंदर से जो कुछ हो रहा है, वो छन छन के जो खबरें आ रही हैं उससे ये मीडिया को जानकारी मिल रही है। अभी जो आज तक मिला है उसकी जानकारी भी थोड़ी देर के बाद आईजी हिसार रेंज वो बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ के एमएल कौशिक हैं, वो भी वहाँ पर गए थे अपने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे, क्योंकि ये सीआरपीसी 145 के तहत अब इसका कब्जा आश्रम का वो प्रशासन के पास रहेगा, विवादास्पद स्थल है। इसमें जो तहखाने मिले हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है, तहखानों पे अभी ताले लगे हुए हैं जी। ये तहखाने अभी इनके ताले तोड़कर इसमें देखा जाएगा। जो सुरंग, जिसको हम वर्ड नहीं बोल सकते लेकिन लिफ्ट बोल सकते हैं, जिसपे रामपाल जहां पर रहता था वहां से एक लिफ्ट इन तहखानों में जाती थी जी। प्रशासन का ये मानना है कि इन तहखानों में जो भी खुले हैं उसमें पैसा भी हो सकता है, उसमें कुछ और सामग्री भी हो सकती है, वो भी पता लगेगा वो तहखाने में मिलेगा क्या। तो सबकी एक तो प्रशासन की सबसे ज्यादा जो आंख है उस बात के ऊपर लगी है। दूसरी, इस की जो छत है 12 एकड़ में से करीब कोई 9 या 8 एकड़ में छत है, 3-4 एकड़ में टोटल अंदर से खुला है अभी भी जी। इस छत को बनाने में जर्मनी से इंजीनियर बुलाए गए थे और 40 करोड़ रुपए के आसपास तो छत डली हुई है। इस प्रकार की जो छत है ये विशेष प्रकार की जी। मशीन जो रखी हुई थी वहां पर रोटी बनाने वाली, जो रोटियां 5 मशीनें मिली हैं जी। 1 घंटे में 1 लाख रोटी बनती थी जी। और जो सब्जी और वैसा इंतजाम करना था, मतलब ये तो है दूसरा रूप। बिल्कुल। जो आलीशान, जो जिसकी आप बात कर रहे थे, जो महल 5 स्टार या 7 स्टार भी कह सकते हैं, ये एसी जो रूम था जहां से प्रवचन देते थे, लोगों से जो भक्त हैं, जो इनको आस्था करके जो भगवान मान के वहां पर आते थे, उनसे भी खतरा महसूस करते थे कि कोई इनको वहां, जबकि उनकी तलाशी लेने के बाद अंदर जाने दिया जाता था, उसके बाद इनको खतरा किस बात से था? नंबर 1। नंबर 2, अभी वहां पर जो प्रतिबंधित दवाएं, नशीली दवाएं जो मिली हैं वो तो मिल ही रही हैं। जो पेट्रोल बम बनाए गए थे, जो बम पुलिस के ऊपर इन्होंने फेंके थे, वो अभी भी तैयार के तैयार, जिनमें कीले हैं, पेट्रोल डीजल, वो तैयार किए हुए वहां पर बम मिल रहे हैं अभी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो एक तरफ तो ये भगवान का रूप अपने आप को कहते थे, भगवान, लोग अभी भी इतनी आस्था इस युग में क्यों इतने, जबकि जो क्रुंथा आश्रम था वहां से होने के बाद ये 21 महीने जेल में भी रहे हैं, उसके बाद इतने लोग कैसे जुटे रहे, ये कैसे उनको भ्रमित करते रहे, ये अभी भी खुलासा होने के बाकी। बिल्कुल। जो इनके ब्लैक कैट कमांडो थे, वो वर्दियां वहां से मिली हैं अंदर से। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये इस प्रकार का जो पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ रामपाल ने गिरफ्तारी से पहले इतना मुकाबला करने का जो कुप्रयास किया, कुप्रयास इसलिए कि भी सारी सरकारों को, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की सरकार को, प्रशासन को इस प्रकार के प्रभुसत्ता को चुनौती दी, ये हम सब के लिए अब सोचने का विषय है, सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीजें मिली हैं हमने आपको बताया, धीमान साहब ने बताया कि जो बची हुई थी, जो हमने रिपोर्ट में नहीं दिखाई, ये जो चीजें मिली हैं क्या ये एक आश्रम में होनी चाहिए, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। नरेंद्र आहूजा जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो चीजें मिली हैं, रिपोर्ट में भी हमने दिखाया, क्या एक आश्रम में होनी चाहिए? मतलब ये जरूरी हो गया है, जैसे पहले भी कई बाबों के खुलासे हुए थे, इस तरीके की चीजें वहां पर भी पाई गई थी। क्या ये जो आश्रम होते हैं, इस तरह की चीजें वहां पर मिलना मतलब एक सामान्य सी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो चर्चा अब तक चल रही है कि ये सामान मिला, चर्चा को हमें इससे ऊपर लेकर के चलना चाहिए जी।
कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो रिटायर्ड जेई, रिटायर्ड भी नहीं, बर्खास्त जेई, बर्खास्त जूनियर इंजीनियर, बिल्कुल, वो इस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर लेता है, स्वयं को परमात्मा का स्वयंभू अवतार घोषित कर लेता है और कितने लोगों की भीड़ को अपने इर्द गिर्द एकत्रित कर लेता है। ऐसा आगे भविष्य में ना होने पाए और कैसे इसने किया और इसको कैसे तोड़ा जा सकता है और समाज को किस प्रकार से जागरूक किया जा सकता है, इस बात पर यदि हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष निकाल करके ला सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी चर्चा का आज विषय इसलिए भी हमने यही रखा है, बिल्कुल, हम वहीं उससे ऊपर उठ के बात करें जो मिला है। उठकर ही जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल, क्या लोग जागेंगे क्या इससे अभी आहूजा साहब? निश्चित रूप से लोग जागेंगे, लोगों को जागना होगा। आखिर देखिए, एक हमें डर लगता है कि रात का जब अंधेरा होता है ना तो बहुत गहन अंधकार होता है, लगता है कि अब तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, लेकिन सूर्य के निकलने के आभास मात्र से रात की पूरी गहनता टूट जाती है। ठीक इसी प्रकार जो ये सत्य सामने आया है, रामपाल, जिसे पता नहीं क्यों मीडिया बार बार संत कह करके हम संबोधित क्यों करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम संत नहीं कह सकते हैं, ये तय मान करके हम चलें। और ऐसे व्यक्ति का जब पर्दाफाश हुआ है और एक सत्य लोगों के सामने उद्घाटित हो रहा है तो निश्चित रूप से उस सत्य के सूर्य के उदय से लोगों को जागना पड़ेगा। और यदि अब भी लोग नहीं जागते, लेकिन तो निश्चित रूप से लोग जाग नहीं रहे आहूजा साहब। ऐसी पहले भी लोगों को पता चला है, रात का अंधेरा गया, सूरज निकला है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और खासकर भारत देश में ऐसे बहुत सारे डेरे भी हैं, आश्रम भी है और हजारों की संख्या में ऐसे बाबा भी हैं जहां पर आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। नरेश कौशल जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है कि ये जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, इसी हम आश्रम की बात करते हैं अगर, और अभी भी वहां पर डटे हुए थे, कुछ तो अभी भी कह रहे हैं कि ये हमारे परमात्मा है, हमें बाहर मत निकालो, मतलब ये जो अंधविश्वास और जिस तरीके की चीजें मिली हैं, क्या लगता है कि अभी भी हमारे देश के लोग नहीं जाग रहे हैं और ऐसे जो बाबा हैं अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं समाज पर भी और लोगों को अभी भी भ्रम में डाले हुए हैं? देखिए शर्मित्र, मैं इसकी एक एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा। पहले तो कि कैसे हम लोग अंधविश्वास में, जो आपने बात की कि कैसे फॉलोअर बढ़ते जाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। एक बाबा हैं, वो लड़का होने की दवाई देते हैं। उनके पास महीने में 100 लोग गए जी। 100 में से 50 के तो चलो ना मानो 25 के लड़के हो जाते हैं। जो 75 हैं वो नहीं कहीं जाके कहेंगे हमारे लड़की हुई है, फलां बाबे के पास मत जाना, बिल्कुल। वो तो कहेंगे हमारी किस्मत थी भाई, लड़की हो गई कोई बात नहीं। जिन 25 के लड़के हो गए ना, वो गले में ढोल डालेंगे और कम से कम 25 को जाके बताएंगे, कम से कम जी। जिसके किसी के औलाद लड़कियां हो रही हैं उसको खुद फोन करेंगे, ले तू ऐसे कर, तू फलां के पास चली जा। एक तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है। दूसरी बात, हमारे जो अपराधी लोग हैं, जो भगौड़े हैं पुलिस से, वो ऐसी जगह के शरणस्थली पे चले जाते हैं क्योंकि बाहर तो उनके अपने कमांडो खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत सेफ होता है। दो बातें। तीसरी बात, जो नक्सलवादी टाइप ऐसे विचारों के लोग होते हैं, वो लोग वहां पे शह लिए। जैसे कि पता लगा था कि यहाँ शकलानी नाम का एक लड़का पकड़ा गया जो कि नक्सलवादी उससे डिपेंड उसमें शामिल था वो जी। तो ये तो अंधविश्वास के कुछ मैं आपको कारण गिना रहा हूं। अब रही बात, आपने जो पहले सवाल किया था कि यहाँ पे हथियार क्यों ऐसे जमा करने की क्या जरूरत है। इसका देखिए मुख्य कारण ये है कि जब एक मठ, एक मत, एक संप्रदाय कुछ कह लीजिए, वो दूसरे के संप्रदाय मठ के विचारों के को काटने की कोशिश करता है तो उसको पता है कि टकराव आशंकित होगा। और ये करते इसलिए हैं ताकि श्रद्धालुओं पर अंधविश्वास में जो अंधविश्वासी लोग हैं उन पे अपना वर्चस्व कायम हो सके। तो उनको ये पता है कि जब हम एक दूसरे की बात काटेंगे, जैसे कि आर्य समाज के खिलाफ इन्होंने बोला, पहले भी हुआ, तो आर्य समाजी उन्हें आके जो ये एक तरह से मैं आप इसको दूसरी तरह से कहूं, ये 2006 में रोहतक में जो कुछ हुआ,
आज उसकी पुनरावृत्ति है, वो फिल्म दोबारा देख रहे हैं हम जी, वही चीज है जी। और ये कितने दुख की, कितने विडंबना की बात है। हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि इसके क्या तौर तरीके हैं बचने के। बिल्कुल। तो लेकिन मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ये बड़ी विडंबना है और ये इसलिए है क्योंकि इसमें सरकार की और समाज के बड़े तबके के लोगों की, प्रभावशाली लोगों की, उनके अपने हित होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनकी शय होती है। पंकज चांद गोठिया जी आपके पास आ जाते हैं। इस तरीके का सामान मिलना डेरों में, राइफल मिलना, प्रतिबंधित दवाइयां मिलना, ऐशो आराम, ये सब चीजें, क्या इस पर कानून की नजर नहीं होती? और अगर जब मिल गया तो फिर कानून इसमें क्या करता है? देखिए, इसमें कानून की नज़र इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बंद दरवाजों के पीछे किया जाता है। मेरा ये कहना है कि आश्रम जैसी जगह पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, ओपन रहनी चाहिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा मकान नहीं है जहाँ मेरी फैमिली रहती है। आप ही ने पब्लिक को बुलाया है आपको सुनने के लिए, वहां पे बैठ के सुनते हैं, रहते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे रह गई? वो नहीं रोक सकता किसी और को आने से, इंस्पेक्शन करने से। जब एक चीज को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे तो कोई भी स्थानीय एसडीएम को हक है वहां विजिट करके चेक करने का रेगुलर तौर पे। पहली बात तो ये करनी पड़ेगी इन चीजों को आगे रोकने के लिए जी। प्लस जो कानूनी चीजें आ रही हैं, इसमें जो सामान मिल रहा है, सब तरह के कानून लग जाएंगे इसमें। आईटी एक्ट लग जाएगा, जो कैमरा मिले हैं जहां महिलाएं नहाती थी जी, आईटी एक्ट लग जाएगा, साइबर लॉ लग जाएगा जी, ड्रग एक्ट की वायलेशन हो रही है, प्रतिबंधित दवाइयां वहां दी जा रही हैं, चाहे ना बेची जा रही हो, लेकिन इनडायरेक्टली बेचा जाना ही कहता है, वहां चढ़ावा चढ़ता है, उसके बदले में वह दवाइयां मिलती है। अब वह ड्रग्स क्यों मिल रहे हैं वहां पे? आपने सब ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं जी। ये भारत का विडंबना है कि गरीब देश है ये, 50% से ज्यादा इतने गरीब है जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। तो अब यहाँ क्या मिला उन्हें आके आश्रम में? रोटी भी मिल रही है, मशीन मिली है वहां रोटी खिलाने की, रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिल रही है, तो लोग वहां क्यों नहीं रहेंगे? और फिर अगर लोग जागरूक हो जाएंगे अंदर रह के कि ये गलत है, बाहर निकलना चाहेंगे, वो रोकने के लिए क्या हो रहा है इस आश्रम में? ड्रग्स दिए जा रहे हैं रोटी में मिला के, कि लोग वहां पे पड़े रहें, आदी हो जाएं किसी चीज के जिससे वह छोड़ के ना जा सके। उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप बाहर गए तो आपके खिलाफ हजारों केस हैं, हम आपके अगेंस्ट केस करेंगे। तो इस तरह से लोग बंध जाते हैं वहां आके, औरों को बुलाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप औरों को बुलाइए जी जी। तो ये एक चेन लंबी पड़ जाती है। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कानून की नजरों से दूर रह जाता है, ये एक आश्रम किले के रूप में बन जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज एक कानून बनाना पड़ेगा इस चीज नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कानून बनाना पड़ेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन जैसे अभी ये कानून नहीं है तो क्या अभी भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारी अंदर जाकर चेकिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये है क्योंकि पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, क्योंकि वोट भी तो फिर जो भ्रमित लोग हैं जो ये कहेंगे बाबा कि इनको वोट दे दो, वो दे देंगे, तो लाखों करोड़ों के वोट एक पार्टी को चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल संरक्षण भी है, इसलिए बिना किसी कानून के ये चेकिंग नहीं हो पा रही है। कानून बनाना पड़ेगा। जब भी कोर्ट इंटरवीन करता है किसी भी मामले में, आप देख लीजिए जहां पे कानून की वायलेशन है, सरकारी तौर पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल, अल्टीमेटली हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है। यहां इंटरवीन कर रही थी, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, फिर भी नहीं कार्रवाई हुई। जब सख्ती मेंटेन रखी गई तब ये खुलासा हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ इस देश में सभी को अधिकार है, कोई भी बाबा बन सकता है, कोई भी डेरा बना सकता है, और फिर लोग तो अपने आप जुड़ जाते हैं, जिस तरीके से नरेश कौशल जी कह रहे हैं कि लोग अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एडीजी जो साहब हैं लॉ एंड ऑर्डर, मोहम्मद अकील साहब, उनकी एक बाइट आई है, वो आपको सुनाते हैं। आज जो सर्च के दौरान 2 आदमी और 1 औरत, उन्हें रेस्क्यू किया गया, और जैसे औरत बीमार थी, बेहोश थी, तो उसको एम्बुलेंस में लेकर के भेजा गया, तो शायद ठीक भी हो जाएगी। बाकी जो सामान है वो डिटेल में अभी नहीं बता पाएंगे हम आपको। तो आपने सुना कि अभी तो बहुत कुछ अभी मिलना बाकी है। जो अभी भी लोग मिले हैं बेहोशी की हालत में, महिलाएं मिली हैं, एक पुरुष भी मिला है। निमान साहब आपके पास आते हैं जी, कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि पहले करौथा में विवाद हुआ, जब शुरू में विवाद हुआ, उसके बाद एक और आलीशान डेरा बना लिया गया। सरकार की बिल्कुल नजर नहीं थी, प्रशासन की बिल्कुल नजर नहीं थी कि इतना बड़ा आश्रम, वहां पर विवाद होता है, फिर 12 एकड़ जमीन कहां से आ जाती है, और उसमें आप कह रहे हैं कि बाहर से इंजीनियर आए थे, इतनी बड़ी छत बनाई गई और इतना तामझाम किया गया, किसी की कोई नजर नहीं इस पर। जो हमारे वकील साहब ने बताया बिल्कुल ठीक यही मामला है, जो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से जिसे आंखें मूंद के रखी हुई हैं। जब एक आश्रम पे विवाद हुआ, गोलियां चली, बिल्कुल ठीक जैसे कौशल साहब ने कहा, हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं 2006 की,
ऐसे ही रात को डीजीपी पूरी फोर्स के साथ वहां पर उस आश्रम को खाली कराते रहे। जैसे आज अभी 2014 में यही सर्दी की रात थी, इसी तरीके से उनको अब निकाला गया। जब एक फिर वही आश्रम का व्यक्ति जिसके ऊपर 302, 307 के मुकदमा दर्ज है, जमानत लेने के बाद वो आदमी बाहर आता है जमानत के बाद और बरवाला में आश्रम बनाता है। इस प्रशासन को, इस सरकार को उस पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को छोटी सी चोरी के भी आरोप में पकड़ लिया जाता है, जो बाद में चाहे कल को कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो जाए, प्रशासन या पुलिस की वो दाखिल उसमें आ जाता है, कागजों में आ जाता है और पुलिस उस पर नजर रखती है। बिल्कुल, ये किस कंडीशन होती है कि हाजिरी लगानी होती है। ये किस प्रकार का व्यक्ति था जब इतना बड़ा आश्रम बना लिया। अभी प्रशासन के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ कि 40 करोड़ रुपए की तो छत है, तो वो आश्रम ही टोटल 100 करोड़ का तो वो आश्रम बना होगा। जो अंदर अभी तहखाने से जो राशि पैसा मिलना, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि पैसा बहुत बोरियों के अंदर भरा हुआ पैसा मिल सकता है उस तहखाने में, और तहखाने में जाने की हर किसी की परमिशन नहीं थी। लिफ्ट से रामपाल खुद उतरते था या रामपाल के साथ कोई जो 2-4 आदमी थे, लिफ्ट को गुप्त रास्ता जाता था। लिफ्ट तीसरा बिंदु जो सबसे खतरनाक बिंदु है। 2006 की क्रोंथे में भी जब अंदर से मीडिया गया था, उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि इतनी बड़ी सुरंग है, ऊपर बैठा रहता है, नीचे से महिलाएं या पुरुष जितने भी हैं श्रद्धालु गुजरते हैं। इस आश्रम को बनाते वक्त प्रशासन कहाँ था? इस आश्रम में जब 1 लाख या 50,000 लोग आते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए डिक्लेयर, जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं उस पे प्रशासन का लैंड ऑर्डर का मामला भी बनता है, वो पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, वो भी देखा। और जो सबसे खतरनाक बात अब हुई है, पुलिस पर हमला होने के बाद 48 घंटे के बाद जब ये गिरफ्तार किया गया रामपाल को, इस दौरान इतने सबूत डिस्ट्रॉय किए जला जलाकर, मतलब जो सबूत जो वहां पर ब्लैक कैट कमांडो खड़े थे बंदूकें लेके, उनके आइडेंटिटी कार्ड जलाए गए। हालांकि प्रशासन जब पुलिस जांच करती है और ईमानदार से जांच करती है तो बहुत सबूत अपने आप उठा लेती है। उसमें से कुछ अध जले वो आइडेंटिटी कार्ड है। 58 लोग जो आज आईसीसी में पेश किए हैं वो उसी ब्लैक कैट कमांडो का था। तो ये किस तरीके का थी, कोई किस प्रकार की सेना उसने रखी? बिल्कुल, प्रशासन की कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत बड़ी यहां पर भूल भी है, चूक भी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस समय की बड़ी खबर आ रही है हिसार से। जो आईजी साहब हैं उन्होंने बताया है, हिसार रेंज के जो आईजी हैं अनिल राव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या क्या आज मिला है। आश्रम से 22 पिस्तौल और 2 राइफल मिली हैं। भारी मात्रा में तेजाब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। रामपाल के कमरे से प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी मिली है। अब तक 865 लोग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। तो आश्रम की पूरी तलाशी में लगेगा 1 हफ्ते का वक्त, ये आईजी साहब का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिसार रेंज के आईजी अनिल राव जो बता रहे हैं कि अभी तक जो तलाशी अभियान में क्या क्या मिला है। भारी मात्रा में तेजाब की बोतलें मिली हैं। रामपाल के कमरे से प्रेगनेंसी जो टेस्ट किया जाता है वो एक किट मिली है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। और पूरी तलाशी में अभी और वक्त 1 हफ्ते का लगेगा। बहुत बड़ा आश्रम है तो 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। अभी पूरे तरीके से वहां पर तलाशी ली जा रही है। चलिए हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, अब तक की जो तलाशी अभियान में जो चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर क्या कुछ कहना था इस पर आईजी साहब का? और अभी 1 हफ्ते का वक्त और कह रहे हैं, क्या इतना समय अभी और लगेगा? बिल्कुल सर मित्र, जिस तरह से जो पूरा अगर हम आश्रम की बात करें तो ये पूरा आश्रम लगभग 17 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। और ऐसे में अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 एकड़ की जो जमीन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कई चीजें इसमें हैं जिनके ऊपर तलाशी पर ज्यादा समय लग सकता है। और जो फिलहाल पहले दिन जो तलाशी के पहले दिन मिला है वो बड़ा सनसनीखेज है। और इसमें 3 रिवॉल्वर हैं, 19 गन है, 2 राइफल्स हैं, भारी मात्रा में तेजाब है और अन्य जो सामान मिला है वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक आश्रम में इतना हथियारों का जखीरा मिलना ये अपने आप में जो है कुछ कहानी बयां करता है। तो निश्चित तौर पे जो आज पहला दिन था तलाशी का, वो पहले दिन जो है इतना सामान मिलना जो है किस ओर इशारा कर रहा था ये सभी समझ सकते हैं। और अभी जो है जो आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी चल रही है। हो सकता है आईजी साहब अभी कुछ और खुलासे जो हैं वो करें। अभी तो फिलहाल जो सामान मिला है उसमें जो है अभी तक जो है इस पूरे मामले को लेकर 865 आदमियों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और 400 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इसके अलावा जो है अगर हम आज की बात करते हैं, आज 3 और शख्स जो है
वो आश्रम से गिरफ्तार किए गए हैं, जो आश्रम के अंदर छुपे बैठे थे। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो थे निजी उनके सुरक्षा गार्ड थे। अभी जो है इनसे जांच नहीं की गई है। इसके अलावा आज एक महिला जो है वो बेहोशी की हालत में आश्रम के अंदर से मिली है। उसका जो है उसे अग्रोहा मेडिकल में जो है उसका इलाज चल रहा है और उसके होश में आने के बाद जो है पुलिस उससे जांच करेगी कि वो किस तरह से बेहोश हुई थी और क्या उसका मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। आप बने रहें अपडेट के लिए, वहां पर जो भी ताजा जानकारी हो आप हम तक पहुंचाते रहें। तो आज क्या क्या मिला आपने देखा, किस तरीके से पिस्तौल मिले हैं, तेजाब की बोतलें मिली हैं, राइफल मिली हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी मिली है रामपाल के कमरे से। अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे कि किस तरीके की प्रवृत्ति के रामपाल हैं। इस सब से पता चल जाता है प्रतिबंधित दवाइयां, ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अभी भी लोगों का यकीन ऐसे बाबाओं पर बना रहेगा, ये हमारी चर्चा का विषय है। नरेंद्र आहूजा जी आपके पास आ जाते हैं। प्रेगनेंसी किट का मिलना रामपाल के कमरे से, मतलब जो भी बाबा आज से पहले पकड़े गए हैं इस तरीके के आरोप उन पर भी लगे हैं और इस तरीके का सामान वहां से भी मिला है। क्या कहें कि क्या किसी ने आवाज नहीं उठाई? अगर इतने समय से ये इस तरीके का धंधा इसका चल रहा है, वहां पर ड्रामा इसका चल रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है, लोगों को मोह में डाल रहा है, क्या कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो एक आवाज उठा सके कि यहां पर ऐसा हो रहा था? सर्वमित्र जी, कारण क्या है? ऐसे बाबा क्यों पनप जाते हैं? एक त्रिकोण बन जाता है राजनीतिक संरक्षण का, अपराधियों का और इन तथाकथित पाखंडी बाबाओं का। और इस त्रिकोण के अंदर एक भोली भाली जनता फंस करके रह जाती है। उनमें से यदि कोई व्यक्ति आवाज उठाने का प्रयास भी करता है तो उसको बुरी तरह से कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसी कारण से ये तथाकथित बाबा राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत पनपते हैं, पैदा होते हैं और इस समाज में इस प्रकार के हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। अब आवश्यक ये है, ठीक है प्रशासन जागे, ठीक है सरकार जागे, लेकिन इन दोनों से ज्यादा जरूरत है कि समाज जागे। जब तक समाज नहीं जागता है, इनके सामने मीडिया के माध्यम से इन बाबाओं की पोल नहीं खोली जाती है, इनकी सच्चाई को सामने नहीं लाया जाता है, कमरे से प्रेगनेंसी किट का मिलना, औरतों का बयान देना, प्रतिबंधित दवाएं मिलना, रोटी के अंदर नशे की दवाइयां मिलाया जाना, ये सब का सब लगता ही नहीं कि ये आश्रम नहीं है भाई। ये किसी भी कीमत पर आश्रम नहीं है। ये तो केवल और केवल उस व्यक्ति विशेष का जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह लोगों को, भोले भाली जनता को बेवकूफ बना करके उनका शोषण कर रहा है और उनके शोषण के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है जो लोग उन्हें राजनीतिक संरक्षण देते हैं और जो अपराधी अपने बचाव के लिए, अपने अपराधों से बचने के लिए वहां इकट्ठे होकर के एक सेना बना लेते हैं और स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर वार अगेंस्ट स्टेट ये कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सरकारें क्या बोलेंगी, यहाँ नेता लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि नेता लोग खुद वोट बैंक, जो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, कैसे नाराज कर सकते हैं ऐसे बाबा लोगों को। नरेश कौशल, बिल्कुल नरेश कौशल जी आपके पास आ जाते हैं। क्या देश में, भारत में इतना आसान हो गया है कि कोई भी बाबा अपना आश्रम बना ले और जनता जुड़ जाती है इतनी तादाद में? इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा रुपया कहां से आ गया? देखिए सर्वमित्र, सबसे बड़ी बात तो देखिए हमारा लोकतंत्र जो है, जो यहाँ की व्यवस्था है, जो यहाँ का संविधान है, यहाँ के जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें जो व्याख्या अगर हम उसकी परिभाषा देखेंगे तो उसमें इन चीजों पे कोई प्रतिबंध नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी। और अगर हम अपने सांस्कृतिक इतिहास में जाएं तो भी हम देखेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा भी कोई आज की नहीं, बहुत प्राचीन काल से है और बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए प्राचीन जो काल में गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद ये संतों के, ठीक है, कबीर जी हुए। कबीर जी ने क्या कहा, जिनको ये कहते हैं कि कबीर का फॉलो बताते हैं, कबीर जी ने तो जो अंधविश्वास है उसको तोड़ा था। उन्होंने तो इन बुराइयों के खिलाफ जंग की थी और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है, उन्होंने ऐसे पंथ बनाने की भी जो विरोध किया था, जो आगे ऐसे परंपरा पंथों की चले। और यहाँ मजेदार बात यह है कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कबीर की बात को उन्होंने अपना शतलोक आश्रम बना के एक मठ बना लिया। नहीं, ये साम्राज्य ऐसे इतना बड़ा कैसे बन गया? मेरा सवाल, इतना पैसा कहां से आता? मैं पैसे की, देखिए मैं पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे पाबंदी कैसे लग सकती है। अब जैसे हमारे सहयोगी ने, अपना पंकज जी ने कहा कि जो सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी जो चीजें हैं वहां पे पुलिस का या इंटरफेरेंस होनी चाहिए सरकार की।
ये देखिए, ये तभी संभव हो सकता है जो मैंने शुरू में कहा, अगर हमारे संविधान में संशोधन होगा, अदरवाइज ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी अपने अपने धर्म की, अपने संप्रदाय की, किसी में भी आस्था रखने का, आप देखिए आपके अखबार में कोई पैम्फलेट आ जाएगा, सवेरे आप देखेंगे उसमें लिखा होगा फलाने मोहल्ले में ज्योतिषी है जी, वो ये देता है वो देता है, हाँ। कोई नहीं रोक है, कोई रोक नहीं सकता, तो फिर उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। तो इसके लिए तो हमें सभी समाज के लोगों को भी और राजनीतिज्ञों को सबको मिल बैठकर कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे। और स्वार्थों से ऊपर कैसे ऊपर उठेंगे? जब जनता पॉलिटिशियनों को इस बात के लिए मजबूर करेगी। और जनता को जनता कैसे मजबूर कर सकती है? उसके लिए हमें एक प्रेरणादायक संगठन, जैसे ये जो तर्कशील सोसाइटियां पंजाब में है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तर्कशील सोसाइटियां क्या काम कर रही हैं, जहां पे भी बाबे जादूगर ऐसी चीजें करते हैं, वो साइंटिफिक ढंग से बताते हैं कि ये चीज गलत है। दोज सोसाइटीज शुड बी गिवन इंस्पायर्ड, बिल्कुल, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो इन चीजों को, इनका भंडाई फोड़ कर सकें। और हमारे देखिए इतनी एनजीओ हैं, कोई एनजीओ गरीबों को के लिए बनती है, कोई ग्रीनरी के लिए, कोई दूध के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को भी जागना होगा। मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ अपनी बात कि जब भारतीय सरकार इतने एनजीओ को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया देती, तो क्यों नहीं ऐसे आश्रम और ऐसे संतों के बारे में भी हम एनजीओ बनाते और लोगों को प्रेरणा देते। अगर लोगों में प्रेरणा जागृत होगी, तब हम राजनीतिज्ञों को मजबूर करेंगे कि वो उनके ऊपर अपना हाथ ना बिल्कुल। क्या लोगों को प्रेरणा मिलेगी? जो इस तरीके के जो अब आश्रम सामने आ रहे हैं, इसके तरीके के जो बाबा सामने आ रहे हैं, उनका जब सच सामने आ रहा है, क्या लोग जागेंगे? इस पर भी हमारी चर्चा बनी हुई है। लेकिन यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।